हाँ जी, प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा, है या ना? तो हम आरसीएम की पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। आप अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके एक बार पहला लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपका वो जो बेस है वहां पे मैं बेस क्रिएट किया हूँ आरसीएम चैप्टर के लिए, तो आपको बेस बहुत मजबूत हो जाएगी एंड आपको दूसरे लेक्चर में, अभी जो लेक्चर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके बेस बना हुआ है। आई होप आप सेकेंड लेक्चर शुरू करने से पहले जो पहले लेक्चर में जो पढ़ाया था, जो कंसेप्ट समझाया था, आप एक बार घर पे रिवाइज कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, हाँ या ना? ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रही है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दें, ताकि मेरे को भी लगे कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों की फायदा हो रही है, भाई लोगों की फायदा हो रही है, हाँ या ना? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो आरसीएम चैप्टर की ये सेकंड लेक्चर रहेगी। तो ये लेक्चर में हम जहाँ पे लास्ट क्लास में जहाँ पे हम छोड़े थे, और ऑलमोस्ट एक ही सॉरी कंसेप्ट समझने के बाद एक ही हम पॉइंट हम डिस्कस कर पाए थे, जो पॉइंट है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उसके बाद हमारा समय हो गया था, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर था, हाँ या ना? आज वहीं से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, बट वहां से लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा एज यूजुअल हम क्या करेंगे, एक बार जो पहले पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, हाँ या ना? एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे नए कंसेप्ट पे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? ठीक है। पहले हम क्या पढ़े थे, आरसीएम क्या होता है? आरसीएम गवर्नमेंट का ऐसा तीर है जिसमें वो सप्लायर से टैक्स अमाउंट ना लेके रिसिपिएंट से लेते हैं। जैसे आम इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ये होता है कि जो बंदा सप्लाई करता है वो टैक्स अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट करके सप्लायर जाके खुद जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करके आता है ना? बट आरसीएम एक ऐसा तीर है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहा है? रेसिपिएंट को दे रहा है, एंड रेसिपिएंट को बोल रहा है भाई तो सुन, तेरे को जीएसटी का पोर्शन गवर्नमेंट को, सॉरी सप्लायर को देने का जरूरत नहीं है। तू क्या कर, तू डायरेक्ट हमको दे दे। पहले क्या करता था, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर टैक्स जोड़ के सप्लायर को देता था, सप्लायर फिर क्या करता था, हमको लाके देता था, हाँ या ना? बट सम सिनेरियो है, सम स्पेसिफाइड सर्विसेज, सम स्पेसिफाइड गुड्स हम ऐसे बताएंगे, हम नोटिफिकेशन के तहत बताएंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको हमको डायरेक्ट जमा करना होगा, ना कि सप्लायर को दोगे सप्लायर आके हमको देगा, ऐसा नहीं होगा। हम जैसे बताएंगे डायरेक्ट हमको आके देना। ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, इसको लाने का लॉजिक क्या था? पहला लॉजिक तो ये है, जिसमें सप्लायर छोटा आदमी होता है एंड जो रिसिपिएंट है वो बड़ा आदमी होता है, इन द सेंस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। छोटा आदमी मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, उसको हम बोलेंगे छोटा आदमी। एंड जो बड़ा आदमी है, जो रजिस्टर्ड पर्सन, बड़ी मछली कहां से परचेज कर रही है, कहां से सप्लाई ले रही है? छोटे आदमी से। जैसे हो गया जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, हाँ है ना? जैसे आगे हम गुड्स पढ़ेंगे, जो सिल्क या मैन्युफैक्चर, मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट अगर कोई रिसिपिएंट को दे रहा है, आईटीसी को दे रहा है, जैसे आगे कॉन्सेप्ट जाके पढ़ेंगे, जब गुड्स का हम आईजीएसटी एक्ट में जो गुड्स है उसका जो आरसीएम किस किस गुड के ऊपर आरसीएम लगता है, जब ये हम पढ़ते हुए चलेंगे, वहां पे आता है तंबाकू लीव्स। मान लीजिए तंबाकू लीव्स में आईटीसी आता है, इंडियन तंबाकू कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। वो कंपनी छोटे छोटे एग्रीकल्चरिस्ट से जो खेती करते हैं, जो तंबाकू उगाते हैं, उनसे डायरेक्ट जाके जो तंबाकू का पत्ता, जो तंबाकू लीव्स होता है, उसको खरीद के लेके आता है। यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड क्या हो गया? आईटीसी लिमिटेड तो बड़ा कंपनी है, आईटीसी लिमिटेड बड़ा कंपनी हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। वो किससे खरीद रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट से, फार्मर से खरीद रहा है ना? फार्मर तो अनरजिस्टर्ड होता है, जैसे आपकी पापा, मेरे पापा, जैसे जो भी देश भर में जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, वो क्या हो गए? वो अनरजिस्टर्ड हो गए, वो तो जीएसटी में रजिस्टर लिया ही नहीं है। तो उस समय क्या होगा? उस समय आईटीसी को देना पड़ेगा जीएसटी, ना कि जो एग्रीकल्चरिस्ट जो सप्लायर है वो देगा। ये चीज हम पढ़े थे। फिर हम ये जो आरसीएम की बेस बनाने के बाद फिर हम निकल पड़े, क्या निकल पड़े, जीटीए क्या होता है, इसका मीनिंग समझने के लिए। एंड जीटीए ऊपर कौन कौन रेसिपिएंट होगी तो लगेगा जीटीए, इसके ऊपर हम 15 सॉरी
20-30 मिनट देके डिटेल में, बहुत डिटेल में समझे थे, है ना। जीटीए में हम क्या पढ़े थे, जीटीए में हम जब देखे थे, जीटीए में क्या था, जीटीए का क्या सर्विस देगा, गुड्स, जीटीए मतलब क्या होता है, गुड्स क्या होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देगा, क्या किस चीज का सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, क्या चीज, मैं बड़े अक्षर में लिखना चाहूंगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय, ये चीज नोटिस करना, बाय रोड, बाय रोड। अगर कोई जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से आपकी गुड्स दूसरे जगह पहुंचा रहा है, एंड बाय रोड दे रही है, अगर जीटीए 12% वाला जो ऑप्शन रहता है उसको क्लेम नहीं करता है, तो क्या होगी उस केस में, जो रिसिपिएंट है वो आरसीएम में टैक्स देगी गवर्नमेंट को। रिसिपिएंट में कौन कौन आएंगे, रिसिपिएंट में कौन कौन आएंगे, जैसे लास्ट टाइम लेक्चर में हम पढ़े थे, एक बार लिखना चाहूंगा, कौन कौन आएंगे, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, ये पढ़े थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये पढ़े थे कि सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको मीनिंग पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जैसे अमूल हो गया, अमूल तो नाम सुने होंगे, अमूल ये क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत लोगों ने मिलके एक सोसाइटी बना है, इसका कोई ओनरशिप नहीं है, अकेला ओनरशिप नहीं है, सब लोगों ने मिलके एक सोसाइटी बना है, ताकि आपस में कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव, खुद आपस में ही खुद को हेल्प करना, इसलिए एक संस्था बनाया गया है। अमूल का एग्जाम्पल पढ़ना, अमूल का हिस्ट्री भी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि अमूल कैसे क्रिएट हुई थी, ठीक है, वो यूट्यूब में सर्च कर लेना अमूल की, वो आपकी क्या आ जाएगी, उसका हिस्ट्री आ जाएगी, है ना। फिर पढ़े थे क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर क्या पढ़े थे, रजिस्टर्ड पर्सन, चौथा हो गया रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ या ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फार्म, पार्टनरशिप फार्म, क्या पढ़े थे, पार्टनरशिप फार्म, ये चीज पढ़े थे या नहीं, ये आपको याद आ रहा है फिर नहीं, लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दे रही है, यहाँ पे सर्विस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, किसको दे रहे हैं, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट फैक्ट्री होगी, सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, रजिस्टर्ड पर्सन होगी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगी, बड़ी कॉर्पोरेट होगी, एंड फार्म होगी। अगर ये लोग रिसिपिएंट बने तो क्या होगी, वहां पे आरसीएम लग जाएगी, एंड आरसीएम में वो टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट को, एट द रेट क्या होगी, एट द रेट 5% में वो टैक्स देते हुए चलेंगे। वहां पे एक एक्सेप्शन भी हम पढ़े थे, हाँ है ना, वहां पे एक एक्सेप्शन भी पढ़े थे। अगर जैसे यहाँ पे हम पढ़े रजिस्टर्ड पर्सन, वन ऑफ द कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, वन ऑफ द कंडीशन है रजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन निकाला है खुद को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रही है, किसको दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, मतलब डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और एजेंसी ऑफ सीजी, एसजी और लोकल अथॉरिटी। अगर इनको सर्विस दे रही है जीटीए तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगी, क्या जीटीए को टैक्स देना पड़ेगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जीटीए को आरसीएम नहीं लगेगी, टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। और जब हम एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ लेंगे तब हमको पिक्चर हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाएगी। जब हम एग्जाम्पशन के चैप्टर पढ़ लेंगे उसी समय हमारा जो पिक्चर है एकदम क्लियर हो जाएगी, क्या हमको क्या करना चाहिए, है ना। जैसे एक फ्लो होता है, जीएसटी का फ्लो होता है, जीएसटी का क्या फ्लो होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जीएसटी का क्या फ्लो होता है। पहले आपको क्या करना होगा, सप्लाई चूज करनी होगी। एक बार आप ये डिसाइड कर लीजिए, ये सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहा है, जिसका डेफिनेशन हम सेक्शन 7 में पढ़े थे, अगर ये डेफिनेशन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे,
पहले हम ये सवाल पूछेंगे, क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन के दायरे में आ रहा है या फिर नहीं। अगर ये सप्लाई की डेफिनेशन की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, जो सेक्शन 7 में हम पढ़े थे, along with schedule 1 and 2 and 3, हाँ या ना, ये चीज पढ़े थे या नहीं, ये चीज हम पहले चैप्टर में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, एक बार सप्लाई हो गया तो फिर हम नेक्स्ट सवाल हमको क्या पूछना है, नेक्स्ट सवाल हमको क्या पूछना है, क्या पूछना है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या फिर सर्विस होगी। क्या सवाल पूछना है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, ये चीज हमको पूछना है। सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। ये जो चीज हो जाएगी, ये जब चीज हो जाएगी तो हो क्या, क्या सवाल आएगी, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये क्या बोल रहे हो आप, हमको तो कुछ पता नहीं है, आगे जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एग्जामिनेशन में तो नहीं आ रहा है, एग्जामिनेशन में तो नहीं आ रहा है। एग्जामिनेशन मतलब जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, पहले भी ये एग्जांपल आपको दे चुका हूं, पहले भी ये एग्जांपल आप लोगों को मैं दे चुका हूं। ये एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मैं आपको 5,000 रुपया उधार दिया, 5,000 रुपया उधार दिया, 5,000 रुपया उधार दिया, तो यू ओwe the 5,000 rupees from me, so you have the liability, you have the responsibility to pay 5,000 to Mr. Kanan Barik, yes or no, ये चीज आप मानते हो। ठीक है, ये जब चीज मान लिया कि 5,000 रुपया आपको मेरे को देना है, बट मैं ये बोल दिया, अरे भाई के नाते, दोस्त के नाते मैं आपको माफ कर दिया, मतलब छोड़ दिया वो पैसा, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, वो 5,000 की मैंने छूट दे दिया आपको, मैं नहीं लूंगा आपसे। ये क्या हो गया, मैं आपको छूट दे दिया। नॉर्मल में क्या बोलते, डिस्काउंट बोलते या फिर छोड़ दिया, मेरे को माफ कर दिया, बट जीएसटी में उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन जैसे मेरे को रिप्लेस करो गवर्नमेंट के, मैं हो गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपसे कुछ पैसा लेना था, गवर्नमेंट को आपसे कुछ पैसा लेना था, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई तेरे को छोड़ दे रहे, तेरे को डिस्काउंट दे रहे, तेरे को माफ कर दे रहे, आपसे हम जो टैक्स अमाउंट बन रहा है उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लेंगे आपसे, उसके ऊपर नहीं लेंगे, आपके ऊपर तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जैसे मैंने 5,000 के एग्जांपल दिया था, आपके ऊपर तो लायबिलिटी है, यू हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे 5,000 रुपीज टू मी, यस और नो, टू मी आपको देने के लिए आपका लायबिलिटी है, बट हमने आपको माफ कर दिया, छूट दे दिया आपको। वैसे ही गवर्नमेंट बोल रही है आपको तो देना बन रहा है, यू हैव द लायबिलिटी टू पे द टैक्स अमाउंट, क्योंकि आपके ऊपर लेवी हो रहे हैं, आप सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहे हो, सप्लाई गुड्स किए हो, आपका तो टैक्स अमाउंट बन रहा है, आपको देना होगा, बट क्या होगा, मैं आपको छूट देता हूं, मैं आपको छूट देता हूं, आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा। ये हो गया एग्जेम्पशन, ये हो गया एग्जेम्पशन, जो हम नॉर्मल आम मतलब इन जनरल बोलते हैं कि डिस्काउंट, इसको जीएसटी में बोलते हैं एग्जेम्पशन। ठीक है, समझ में आ गया या फिर नहीं। इसको बोलते हैं डिस्काउंट, बोलचाल में डिस्काउंट बोलते हैं, एंड जीएसटी में उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन, है ना, एग्जेम्पशन। जब एग्जेम्पशन, जैसे एग्जेम्पशन नहीं हुआ, आपको देना पड़ रहा है, तो कौन देगा, यहाँ पे दो ऑप्शन राइज होते हैं, कौन देगा, आइदर सप्लायर देगा या फिर रिसिपिएंट देगा। अगर सप्लायर दे रहा है, अगर सप्लायर दे रहा है तो ये फॉल कर जाएगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, जो भी कस्टमर होगी, जो भी रेसिपिएंट होगी, वो टैक्स अमाउंट सप्लायर को देके आ जाएगी, फिर सप्लायर जाके गवर्नमेंट के पास जमा करके आएगी, है ना। अगर रेसिपिएंट दे रहा है, जो नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज, कुछ कुल मिला के 20 ट्रांजैक्शन मेंशन किया गया है या फिर 20 गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन किया गया है, वहां पे आरसीएम लगता है, वहां पे रेसिपिएंट देगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आरसीएम, ये हो गया आरसीएम। इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होगी ना, रेसिपिएंट टैक्स देगी। ये चैप्टर हम कल, हमारा पहला लेक्चर खत्म हो चुका है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, आपको कल तो ये हमारा, ये इसको तो बाद में पढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे, ये जो गुड्स वाला पार्ट है, सॉरी, ये जो गुड्स वाला पार्ट है हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, मतलब जब सर्विस वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा फिर हम गुड्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि गुड्स वाला आईजीएसटी मेंशन है। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, ये तो पढ़ लिए थे हम कल, ये वाला ये वाला जो पहला हमारा सर्विसेज है इसको खत्म कर लेते हैं। सॉरी, सेकेंड सर्विसेज क्या है इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। ये क्या बोलता है एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, क्या, इंडिविजुअल एडवोकेट, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। इतना ही, मैं ये जो दो तीन टर्मिनोलॉजी आया मैं इसको समझा देता हूँ। एडवोकेट मीनिंग तो आपको पता है, जो एडवोकेटिंग करते हैं, जो लॉयर होते हैं उनको बोलते हैं क्या, एडवोकेट बोलते हैं। और एडवोकेट क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल एडवोकेट। फिर बाद में इंक्लूड किया, सिर्फ इंडिविजुअल एडवोकेट नहीं चलेगी, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। सर सीनियर एडवोकेट क्या होता है, जैसे हमारा आईसीएमआई, हमारा मदर इंस्टीट्यूट आईसीएमआई हमको सीएमए की टैग देती है कि हम हो गए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हमारे नेम के पीछे क्या लगाते हैं, सीएमए लगाते हैं। तो वैसे ही लॉयर वाले, एडवोकेट वाले, जब उनका सर्टन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस हो जाता है, वैसे ही उनका हमारा आईसीएमए हो गया, उनका काउंसिल क्या हो गया, बार काउंसिल। ये एडवोकेट की डिग्री प्रोवाइड करता है, बार काउंसिल एडवोकेट की डिग्री प्रोवाइड करता है। जब आप 25 या फिर 30 ईयर्स आप सर्विस दे दोगे, तब आपको सिंपल एडवोकेट की जगह आप सीनियर एडवोकेट आपके नाम के पीछे लगा सकते हो। जैसे उनका जैसे एडवोकेट वगैरह का होर्डिंग होता है ना उनके मतलब ऑफिस के सामने, या फिर मार्केटिंग करने के लिए होर्डिंग लगता है, एडवोकेट उसके पीछे लगा, ये यूज करते हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ केरला हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट ऑफ द तमिलनाडु हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट, हाँ या ना, ये चीज यूज करते हैं। जब सर्टन ईयर ऑफ सर्विस दे देते हैं, 25 या 30 ईयर्स दे देते हैं, उनको बोला जाता है कि वो सीनियर एडवोकेट बन गए हैं, वो सीनियर एडवोकेट बन गए हैं, हाँ या ना, ये चीज हम पढ़ेंगे। अगेन देख लो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फार्म ऑफ एडवोकेट। सर फार्म ऑफ एडवोकेट क्या होता है, जैसे हमारा सीएमए फार्म होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म होता है, कंपनी सेक्रेटरी फार्म होता है। फार्म मतलब क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल आके मिल के एक फार्म बनाते हैं, 4-5, जैसे आप और मैं मिल गए एक फार्म बना दिए, कानन एंड आपका नाम जो है एंड को, कानन एंड योर नेम एंड को, हमने फार्म बना दिया। फार्म के लिए हम कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि को रहना चाहिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। मतलब मल्टीपल एडवोकेट मिलके, दो या दो से ज्यादा एडवोकेट मिलके एक फार्म बना दिए, लाइक पार्टनरशिप फार्म, उसको बोलते हैं फार्म ऑफ एडवोकेट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फार्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन में नीचे लिखा हूं। लीगल सर्विसेज क्या होता है, लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि आपकी जितने भी कोर्ट केसेस है मैं उसको हैंडल करूंगा, मैं उसको हैंडल करूंगा। बट मान लीजिए आपकी, मान लीजिए कर्नाटका में आपकी एक मतलब सिविल केसेस होगी आपके नाम पे, आपके नाम में एक सिविल केसेस हो गया, सिविल केस क्रिमिनल केस अलग अलग लॉयर में वो लीगल टर्म होता है, सिविल केस आपके नाम पे हो गया। मैं तो दिल्ली का हूं, मैं दिल्ली का बासिंदा हूं, बट मेरे आपको आप मैं आपके एडवोकेट हूं, आपके ऑल ओवर इंडिया की जितने भी केसेस होंगे कोर्ट केसेस उसका हैंडलिंग मैं करूंगा। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट में आपके अगेंस्ट में केस सूट फाइल हो गई, तो आप भागते हुए मेरे पास आए, भागते हुए मेरे पास आए, बोले कि सर जी कि मेरे नाम पे केस हो गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो मैंने बोला भाई क्या है, मैं तो वहां पे नहीं जा सकता, मैं तो दिल्ली के हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हूँ, मैं जितना भी सर्विस दे सकता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में दे सकता हूँ। एंड मेरा कोई ऐसा भी लोग नहीं है जो मेरा फार्म के अंदर काम करते हैं जो कर्नाटका में। मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेरा दोस्त है या मेरा जान पहचान का है कर्नाटका में हाई कोर्ट में, वो वकीलाती करते हैं, वकील करते हैं, तो उनको मैं कांटेक्ट करता हूँ, वो मेरे बिहार में आपको सर्विस दे देंगे, वो अच्छा लॉयर है, मेरे बिहार में आपको सर्विस दे देंगे। वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया। जो एडवोकेट मैंने अपॉइंट किया था वो खुद नहीं जाके दे रहा है सर्विस, उसके बिहार में कौन दे रहा है,
उसका कोई नॉन पर्सन वो सर्विस दे रहा है, वो हो गया इनडायरेक्टली। गॉट द पॉइंट? ठीक है, हम क्या पढ़े, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, क्या क्या चीज आएंगे, इंडिविजुअल एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट। जब इंडिविजुअल एडवोकेट सर्टन एज ऑफ सर्विसेज पार कर जाएंगे तो उनका टैग दे दिया जाएगा कि वो सीनियर एडवोकेट बन गए हैं। 25 ईयर 30 ईयर्स आप गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो सर क्या चीज का सर्विस देंगे, लीगल सर्विसेज। हम तीनों चीज पढ़ेंगे, सप्लायर कौन होगा, रेसिपिएंट कौन होगा, एंड क्या होगी कि क्या चीज की सर्विस देंगे, क्या चीज की सर्विस देंगे। सप्लायर कौन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे जो हम पैराग्राफ में पढ़े सेंटेंस में, तो यहाँ पे सप्लायर के नाम पे मैं एक टेबल बना दिया हूँ ताकि आपको इजी रहे, ये पढ़ के आपको इजी रहे कि क्या चीज बोलना चाह रहे, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन, अलग अलग मैंने बना दिया हूँ, है ना। कि लीगल सर्विस का मतलब क्या होता है, एक बार उसको समझ लेते हैं। लीगल सर्विसेज का मतलब क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं, लीगल सर्विसेज मीन्स एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। क्या हो रहा है, लीगल सर्विसेज एक ऐसा सर्विसेज है, चाहे एडवाइस दे रहे हो, चाहे कंसल्टेंसी कर रहे हो, या फिर जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे आपकी हियरिंग होता है कोर्ट में, कोर्ट में आपकी हियरिंग होता है, तो आपकी बिहाफ में, आपके क्लाइंट के बिहाफ में एडवोकेट जाके रिप्रेजेंटेशन करता है। वो जो जहां पे वो हमारा न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, तो उनको उनको ये बकायदा बोलते हैं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस केस ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। जो एडवोकेट बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस केस, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशनल ऑफ सर्विसेज। मतलब मैं कोर्ट में जाके आपके बिहाफ में सर्विस दे रहा हूं, जो भी आपको मतलब क्लैरिफाई करना है, जो भी डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव होंगे, प्लेंटिव एंड डिपेंडेंट। प्लेंटिव क्या होता है, जो सूट फाइल करता है, जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिव, जिसके एग्नेस्ट में फाइल करता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। मैं अच्छा मान लीजिए मेरा एडवोकेट, मैं डिफेंडेंट हूं, मेरा एडवोकेट जाके बोलेगा आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस केस ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, बोल के उसका जो भी मतलब एक्सप्लेनेशन मांगी होगी कोर्ट ने, तो उसको एक्सप्लेनेशन कर देंगी, जो भी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मांगे होंगे वहां पे उसको सबमिट करेगा, वो सारा काम क्लाइंट के बिहाफ में करेगा, है ना। ये चीज भी लीगल सर्विस में आ जाएगा सर। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एडवाइस तो सीएससी में भी देते हैं, कंसल्टेंसी इंजीनियर वाले भी देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं, एंड सीएससी में भी देते हैं, असिस्टेंट हम भी करते हैं, डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी करता है, आर्किटेक्ट भी करता है, ये क्या इंक्लूड नहीं होंगे। ये लीगल सर्विस का मतलब क्या हो गया, एडवाइस कंसल्टेंट, वो भी सर कंसल्टेंट करते हैं, ये क्या इंक्लूड नहीं होंगे, नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो सप्लायर ऑफ सर्विस पढ़ोगे, सप्लायर ऑफ सर्विस पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, एनी इंडिविजुअल एडवोकेट, यहाँ पे नहीं लिखा है इंडिविजुअल सीए में या फिर आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर, ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। सिर्फ यहाँ पे हम एडवोकेट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एडवोकेट की ही बात कर रहे हैं। अगर एडवोकेट कोई भी लीगल सर्विस दे रहा है, आइदर इन वे ऑफ कंसल्टेंसी, इन वे ऑफ एडवाइस, इन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस और एनी अदर सर्विसेज गिवन बाय द एडवोकेट टू द क्लाइंट, तो क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट कौन होगा, रेसिपिएंट कौन होगी, ना एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया का जो डेफिनेशन है, इंडिया का जो डेफिनेशन है वो हो गया टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया, मान लीजिए इंडिया, फुल इंडिया इज द टैक्सेबल टेरिटरी। एनी बिजनेस एंटिटी, सर बिजनेस एंटिटी में कौन कौन आएंगे, बिजनेस एंटिटी में कौन कौन आएंगे, हो सकता है फार्म आ सकते हैं, हो सकता है कि प्रोप्राइटरशिप भी आ सकते हैं, वो भी बिजनेस एंटिटी है, हो सकता है कोऑपरेटिव आ सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हो सकता है बड़ी कॉर्पोरेटिव आ सकता है, कोई भी आ सकता है जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस एंटिटी मतलब क्या हो गया, द एंटिटी हु इज डूइंग बिजनेस, who is doing business and he is getting the advocate services, he is getting the legal services from individual advocate। मेरे साथ बोलना, individual advocate, senior advocate including firm of advocate, ये तीनों लोगों से। इंडिविजुअल जब उसका उम्र हो जाए, मतलब सर्टेन ईयर ऑफ सर्विस दे देगा, उसको बोल देंगे सीनियर एडवोकेट,
एक तीसरा हो गया फार्म ऑफ एडवोकेट। अगर ये तीनों लोग लीगल सर्विस दे रहे, लीगल सर्विस दे रहे किसको? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में कौन कौन आएंगे? इंडिविजुअल हो सकता है, इक्विप हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, एजे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे नहीं लिखा गया कि बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं फार्म, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ लिखा गया बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में हर कोई आ जाएगा, बिजनेस एंटिटी के दायरे में, डेफिनेशन में हर कोई आ जाएगा जो बिजनेस कर रहा है। अगर मैं जाके आगे बिजनेस करूं, एक फैक्ट्री लगाऊं, तो मैं भी बिजनेस एंटिटी माना जाऊंगा। अगर मैं इवन आई एम रनिंग द फैक्ट्री एज एन इंडिविजुअल, फिर भी मैं बिजनेस एंटिटी माना जाऊंगा क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्रक्स क्या हो गया? अगर इंडिविजुअल एडवोकेट में एक और क्रक्स सुना दे रहा हूं आपको। आप होप ये जो सर्विसेज है, नोटिफाइड सर्विस है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्रक्स दिला देता हूं आपको, एक बार क्रक्स समझा देता हूं आपको। क्या चीज नोटिस करना, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग द लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विस में क्या क्या आता है? एडवाइस हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट। ये हो जाएगा लीगल सर्विस में। किसको दे रहे हैं? एनी बिजनेस एंटिटी। ये चीज याद रखना, एनी बिजनेस एंटिटी। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा, आपको याद रहे। बिजनेस एंटिटी, जैसे यहाँ पे हम क्या पढ़े थे जब जीटी का सर्विस लिए थे हम, जीटी में क्या पढ़े थे? अगेन बोलो 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 मेरे साथ बोलना भाई होगा, मेरे साथ बोलना होगा। क्या? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन, फार्म एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन कौन एक्सक्लूड हुए थे? द एस्टेब्लिशमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एंड द एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। मतलब मोटा मोटी डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट एंड एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ये तीनों चीज को छोड़ के अगर जीटीए सर्विस दे रहा है इन लोगों को, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, इनको दे रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इनको दे रहा है, तो आश्चर्य लगेगी। बट लीगल सर्विस में क्या होगी? लीगल सर्विसेज में एनी बिजनेस एंटिटी, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे तो स्पेसिफाइड है कि फैक्ट्री होना चाहिए जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी होना चाहिए जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये खोला मेला है। ये मतलब क्या है? ओपन एंडेड है, कोई भी आ सकता है। ये ओपन एंडेड है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है ना? इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी आ सकता है, एनी बिजनेस एंटिटी, वेदर इंडिविजुअल, एओपी, बीओवाई, एजेबी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी आ सकता है। जो सिर्फ कंडीशन क्या है? बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस की बात की होनी चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ लिए हमारा दूसरा सर्विसेज, जिसके ऊपर आरसीएम लगते हुए चलेगा। ठीक है, ठीक है। फिर हम आते हैं तीसरा सर्विसेज। तीसरा सर्विसेज क्या हुआ, क्या लिखा गया है जिसमें आरसीएम लगती हुई चलेगा? ठीक है, क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। सर्विसेज प्रोवाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल को होता है, एक होता है क्वासी कोर्ट, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन की चैप्टर में। क्वासी कोर्ट, क्वासी कोर्ट क्या होता है? क्वासी कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है, कोर्ट नहीं है बट कोर्ट की जैसा है। कोर्ट नहीं है बट कोर्ट की जैसा है। सर इसका मतलब क्या हो गया? कोर्ट नहीं है, कोर्ट की जैसा है। जैसे इंडिया में बहुत सारे लीगल केसेस बहुत सालों तक पेंडिंग रहता है, बहुत सालों तक क्या होता है? पेंडिंग रहता है। तो उसको क्लियर करने के लिए, जैसे कंपनी एक्ट पढ़ोगे, वहां पे एनसीएलटी आएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। डायरेक्ट टैक्स में पढ़ोगे तो वहां पे भी एनसीएलटी होता है। एंड जीएसटी में भी अपीलेट अथॉरिटी है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। हर कानून में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? ट्रिब्यूनल बैठा रही है, ट्रिब्यूनल बैठा रही है, ताकि ये जो इलीगल केसेस आ रही है उसको क्विक सट आउट किया जा सके, क्विक रेस्पॉन्स करके ये केस को रफा दफा किया जा सके। जो भी प्लेंटिफ है, जो भी डिफेंडेंट, उनको मतलब जो भी पार्टी नुकसान पहुंचा है उसको रिकवरी मिल सके, जिसका नुकसान हुई है उसको रिकवरी मिल सके। मतलब एट द एंड केस जल्दी जल्दी निपट जाए, ये इसका इंटेंशन है क्वासी कोर्ट की। तो गवर्नमेंट हर कानून में क्वासी कोर्ट बनाता है, ताकि जो भी ये जो सारे चीजें हो रहा है, जो लीगल केसेस फाइल हो रहा है, तो फास्ट ट्रैक बेसिस में ये सारे चीज रिजॉल्व हो सके, फास्ट ट्रैक बेसिस में ये सारे चीज रिजॉल्व हो सके। हाँ या ना? ये चीज पढ़े। क्या क्या? द सर्विसेज सप्लाइड बाय ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल,
टू ए बिजनेस एंटिटी। कौन सप्लायर ऑफ सर्विस होना चाहिए? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। एंड एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटोरी। वहां पे भी लिखा गया था, यहाँ पे जैसे हम लीगल सर्विस रिपोर्ट रहते एनी बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे भी एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटोरी, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटोरी। अभी तक हम 3 सर्विसेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नोटिफाइड सर्विस कहां पे नोटिफाइड किया गया है, एक बार बताओ नोटिफिकेशन नंबर क्या है? 13/2017। 13/2017, 13 मतलब 13वां नंबर नोटिफिकेशन है इन द फाइनेंशियल ईयर 2017, 13/2017। जिस ईयर एक्चुअली जीएसटी आई थी। ये सर्विस का नोटिफिकेशन है। गुड्स का नोटिफिकेशन 4/2017, 4/2017 गुड्स की डेफिनेशन, जो हम गुड्स आगे पढ़ेंगे। ये ऊपर छोड़ के आ गए ना हम गुड्स, ये गुड्स छोड़ के आ गए ना, रॉ कॉटन, सप्लाई लॉटरी, ये गुड्स, ये चीज हम पढ़ेंगे क्या? ये चीज हम पढ़ेंगे जो जहां पे कहां पे लिखा गया 4/2017, 4/2017 में लिखा गया है। अभी हम क्या पढ़ रहे? 13/2017, बार बार बोलना 13/2017, 13/2017। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने 8 पेज का नोटिफिकेशन निकाला था, 8 पेज की। वहां पे लिखा गया था ये चीज के ऊपर आरसीएम लगते हुए चलेगा, आरसीएम लगती हुई चलेगी। ठीक है, 3 सर्विस अभी तक हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या है उस सर्विस, एक बार रिपीट करना मैं चाहूंगा। जीटीए की सर्विस, अगर कोई भी जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रही है, किसको? फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फार्म को, बॉडी कॉर्पोरेट को, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन को एंड रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, तो वहां पे आरसीएम लगती हुई चलेगी, आरसीएम लगती हुई चलेगी। एक्सेप्शन में क्या क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एंड डिपार्टमेंट एंड एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ये हो गया। सेकंड नोटिफिकेशन, सेकंड सर्विसेज क्या पड़े जो आरसीएम में टैक्स होगी? लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी, टू बिजनेस एंटिटी। ये हो गया हमारा सेकंड सर्विसेज। तीसरा थर्ड सर्विसेज क्या होगी ना? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू किसको? एनी बिजनेस एंटिटी, एनी क्या होगी? एनी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो वहां पे भी आरसीएम लगता हुआ चलेगा, वहां पे भी आरसीएम लगता हुआ चलेगा, है या ना? ये 3 सर्विसेज हम पढ़ लिए। चौथा नंबर सर्विसेज क्या है, इसको अब एक बार पढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। सर्विसेज प्रोवाइड बाय ए स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। यहीं पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, 1 मिनट रुक जाइए बस। यहीं पे आपको एक सर्विस एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल मान लीजिए युवराज सिंह, मान लीजिए क्या? युवराज सिंह, ये मेरा फेवरेट है युवराज सिंह, कम बैकिंग युवराज सिंह। युवराज सिंह ने स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ड्रीम 11, ड्रीम 11 को। इसके बदले में जो युवराज सिंह जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं, जो युवराज सिंह स्पॉन्सरशिप सर्विस जो दे रहा है, तो उसके एग्नेस्ट में क्या मिलेगा उसको? उसके एग्नेस्ट में उसको क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? उसका जो फी, स्पॉन्सरशिप फी होता है, उसको वो मिलेगी। मान लीजिए क्या है, 50 लाख, 50 लाख कौन देगा? ड्रीम 11 देगा। ड्रीम 11 देगा किसको? युवराज सिंह को देगा, है ना? इतना समझ में आ गया। तो उसमें सप्लायर कौन हो गया? युवराज सिंह हो गया सप्लायर, सप्लायर। ड्रीम 11 हो गया रेसिपिएंट। कैसे हो गया? हमेशा ये चीज नोटिस करना, रेसिपिएंट पैसा देता है, मैं आप कोई चीज बेच रहा हूं, पैसा हमेशा कौन देगा? कंसिडरेशन हमेशा कौन देगा? रेसिपिएंट देगा, जो एक्चुअली उसका फायदा मिल रहा है, जिसको जो एक्चुअली सर्विस ले रही है या फिर जो एक्चुअली गुड्स ले रही है, वो पैसा देगा। यहाँ पे 50 लाख कौन दे रहा है? ड्रीम 11 दे रहा है। किसको दे रहा है? जो सप्लायर का, जो सप्लाई किया होगा। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल युवराज सिंह, युवराज सिंह ने सर्विस दिया है,
किसको सर्विस दिया? ड्रीम इलेवन को, हाँ या ना? क्या चीज का सर्विस? स्पॉन्सरशिप का सर्विस। ये हो गया स्पॉन्सरशिप। अगर अगर ये ड्रीम इलेवन रजिस्टर्ड एज ए फार्म और बडी कॉर्पोरेट, अगर ये जो ड्रीम इलेवन एज ए फार्म या फिर बडी कॉर्पोरेट के बेसिस पे रजिस्टर्ड लिए हुए हैं, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आइदर फार्म होगी या फिर बडी कॉर्पोरेट होगी, आइदर फार्म होगी या फिर बडी कॉर्पोरेट होगी, तो जो भी सर्विसेज युवराज सिंह एज ए स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है ड्रीम इलेवन को, जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज युवराज सिंह दे रहा है ड्रीम इलेवन को, उसके ऊपर ड्रीम इलेवन जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, अगर ड्रीम इलेवन रजिस्टर्ड एज ए बडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, आइदर बडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर ड्रीम इलेवन एज ए बडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो जो भी सर्विस युवराज सिंह दे रहा है एज ए स्पॉन्सरशिप सर्विस एंड चार्जिंग द 50 लाख कंसिडरेशन, इसके ऊपर ड्रीम इलेवन ने क्या करेगी? ड्रीम इलेवन में जीएसटी जमा करेगी। 50 लाख के ऊपर मान लीजिए 18% है, इंटू 18%, जितना भी होगी, मान लीजिए 50 लाख 9 लाख होगी, 9 लाख होगी जो जीएसटी पोर्शन, वो ड्रीम इलेवन ने गवर्नमेंट को जाके जमा करके आएगी। एक बार रीडिंग देते हैं, समझ में आ गया कंटेंट क्या है, क्या बताना चाह रहा है, आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया तो फिर हम ये पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं एक बार, क्या लिखा है, क्या बताने के लिए कोशिश कर रहा है ना? क्या बताने के लिए एक्चुअली कोशिश कर रहा है, एक बार हम पढ़ते हैं, है ना? चलो पढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। क्या लिखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। सप्लायर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन की डेफिनेशन में आ गया क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 84 में कौन कौन आ गए? कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, बड़ी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। यहाँ पे नोटिस करना, बट जो पहले हम 3 सर्विसेज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लायर होना चाहिए इन केस ऑफ जीटीएस सर्विसेज, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विसेज में सप्लायर कौन होना चाहिए? जीटीए होना चाहिए। लीगल सर्विसेज में आइदर इंडिविजुअल एडवोकेट होगी, आइदर सीनियर एडवोकेट होगी, या फिर पार्टनरशिप फार्म ऑफ एडवोकेट होगी। ये तीनों अगर सप्लायर है तो आरसीएम लगेगी। अगर इनमें से छोड़ के कोई और दे रहा है एडवोकेट सर्विस, कोई तो दे ही नहीं सकता। मान लीजिए यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के छोड़ के हाई कोर्ट दे रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहाँ पे क्या लिखा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आरसीएम का यही खूबी है, जो लिखा गया बस वही। तीनों कंडीशन, बार बार मैं आपको ये चीज दोहरा रहा हूं, अगर तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होगी तो आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होगी तो आरसीएम लगेगा, नहीं तो आरसीएम नहीं लगेगा, है ना? एनी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एनी पर्सन। स्पॉन्सरशिप जो सर्विस दे रहा है वो कोई भी हो सकता है, आइदर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूए भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है। बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पॉन्सरशिप सर्विस देने के लिए कंपनी बनाते हैं एंड बंदे हायर करके रखते हैं जो छोटे मोटे उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, मेकअप का हो गया, जो चीज का हो गया, स्पॉन्सर कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप। जैसे आप देखे होंगे अभी क्या हो रहा है ना, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा स्पॉन्सरशिप चलता है। जो भी इंस्टाग्राम में जिनका हैंडल में 20 मतलब 1 लाख 2 लाख या फिर 50,000 भी मतलब फॉलोअर्स हैं, तो उनको ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए एक आ जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए उनके पास ऑप्शन आ जाता है, प्रमोशन वीडियो आ जाता है, वो कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में उनको जो भी प्रमोशन फीस होता है उनको मिल जाता है। बट एक्चुअली जिसको प्रमोशन की सर्विस दे रही है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए सेटाफिल, मान लीजिए सेटाफिल, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ, मान लीजिए सेटाफिल हो गया, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी हो गया, जो भी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर को प्रमोशन की सर्विस, उनसे प्रमोशन की सर्विस ले रहे हैं, उनको जो भी प्रमोशन की फीस होता है, जो भी चार्जेस वो लगाते हैं वो पे करता है। ब्यूटी प्रोडक्ट जो कंपनी है, कंपनी पे करेगी जीएसटी, कंपनी पे करेगी जीएसटी। हाँ या ना, जितने भी प्रमोशनल वीडियो होता है वहां पे जो जिसको प्रमोशन की सर्विस मिल रहा है, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी होगी, इनके सब ब्यूटी, जो भी जिनको भी स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रहा है वो जीएसटी पे करेंगे, ना कि जो सप्लायर जो स्पॉन्सरशिप सर्विस एक्चुअली दे रहा है वो नहीं पे करेगा। जो स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव कर रही है वो जीएसटी देते हुए चलेगा, ये जीएसटी देते हुए चलेगा जो रिसीव कर रहा है। यहाँ पे वो लिखा गया एनी पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे नोटिस करना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे क्या लिखा था, एनी बिजनेस एंटिटी, यहीं पे ही फंसते हैं, जो भी डाउट आता है ना यहीं पे ही फंसते हैं। कहाँ पे लिखा है बिजनेस एंटिटी, कहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल, कहाँ पे सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, कहाँ पे एनी पर्सन, ये चीज जो लिखा गया है ना इसको ध्यान रखना होता है, इसको ध्यान रखना होता है। इसलिए मैं बार बार आपको क्या करा रहा हूँ, बार बार आपको क्या करा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ, ताकि याद रहे आपको, ताकि क्या रहे, ताकि आप लोगों को याद रहे। है ना, क्या चीज फेल है हम स्टार्टिंग से समझेंगे। पहला हमारा सर्विस क्या था, जीटीए सर्विसेज। अगर कोई भी जीटीए, जीटीए मतलब जो ऐसा एक मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देती है, बाय रोड की सर्विस, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देती है। किसको देती है, फैक्ट्री। मेरे साथ रिपीट करना है, रिपीट करोगे तभी याद रहेगी, ऐसे नहीं याद रहेगी। एग्जाम में जो आता है ना यहीं पे प्ले करता है, एग्जामिनर यहीं पे प्ले करता है, आपको यहीं पे डाउट होगी। जैसे मान लीजिए ये चौथा नंबर पॉइंट में बॉडी कॉर्पोरेट की जगह वो लिख देगा, क्या लिख देगा, मान लीजिए लिख देगा एलएलपी, यहाँ पे सिर्फ लिखा है पार्टनरशिप फार्म, एलपी नहीं लिखा, मान लीजिए कोई लिख देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ भी ट्रस्ट, तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगी वहां पे क्या लिखा गया था, वहां पे क्या लिखा गया था। यहाँ पे सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फार्म के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फार्म की बात किया जा रहा है ना। एग्जाम में यहीं पे प्ले करेगा। एंड एनी पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल दे देगा, यहाँ पे एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एनी पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, बट यहाँ पे जब एग्जामिनेशन में आप इंडिविजुअल पढ़ोगे, इंडिविजुअल एंड अच्छा इंडिविजुअल तो आपको लगेगा कि इंडिविजुअल दे रहा है तो आरसीएम हो सकता है, लिख देगा कॉर्पोरेट एबीसी लिमिटेड दे रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो आपको एकदम दिमाग खोलने लग जाएगी, अरे कंपनी सर्विस दे रहा है, कंपनी तो बड़ा आदमी है, उसके ऊपर आरसीएम क्यों लगाएंगे, बट नहीं है, वो वाला लॉजिक हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए ये जो लिखा गया उसको थोड़ा सा मल्टीपल रिविजन करके आपको याद रखना पड़ेगा, मल्टीपल रिविजन करके आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि ये चीज आपके जहन में बैठ पाए। इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। अगेन मेरे साथ रिवाइज करिए, अगेन मेरे साथ रिवाइज करिए, क्या क्या चीज पढ़े थे हम। जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, प्रोवाइडेड बाय जीटीए किसको दे रहा है, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन एंड फार्म। अगेन स्ट्रक्चर में पहले हम फैक्ट्री पढ़ेंगे, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर बॉडी कॉर्पोरेट, फिर फार्म, थोड़ा सा नीचे आएंगे रजिस्टर्ड पर्सन, फिर नीचे आएंगे कैजुअल टेक्सुअल पर्सन। कैजुअल टेक्सुअल पर्सन जिसका मतलब क्या होता है मैं आपको बेहतर समझाया था, इसका मतलब मैं आपको समझाया था कैजुअल टेक्सुअल पर्सन मतलब क्या होता है ना, ये चीज पढ़े थे। सेकंड सर्विसेज क्या पढ़े थे, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप एडवोकेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे कोई भी पर्सन ले रहा है एडवोकेटिंग सर्विस, क्यों गवर्नमेंट ने दिया, क्यों गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट चाहता है कि हम एडवोकेट लोगों के साथ पंगा नहीं चाहते, क्योंकि वो कोर्ट में इतना केसेस फंसा रहता है। हमारा लीगल जुडिशियल स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, उनको जीएसटी वाला कंप्लेंट देंगे तो वो कंप्लेन करेंगे हमको, फिर ये इतना तो केसेस पेंडिंग है, फिर ऊपर कंप्लेन जीएसटी कंप्लेंट जा रहे हो, जो मर्जी हमारे ऊपर लाद रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला इनको छोड़ देते हैं, जो सर्विस लेता है उसको पकड़ते हैं। क्या मैं सर्विस ले रहा हूँ एडवोकेट में, मैं जीएसटी दूंगा क्या, ये क्वेश्चन आ रही है आपके मन में। क्या मैं इंडिविजुअल मेरे पर्सनल केसेस के लिए, मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक ही बार एडवोकेट सर्विस में 10 लाख की धंधा करता हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से नीचे है मेरा थ्रेशोल्ड, मतलब टर्नओवर मेरा लिमिट है 20 लाख होगी तभी आप रजिस्ट्रेशन लोगे, बट अभी मेरा टर्नओवर है 10 लाख। क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं हो गया बिजनेस एंटिटी, 5 रुपए का बिजनेस करो या 5 करोड़ का करो या 500 करोड़ का करो या 5 बिलियन डॉलर अरबों खरबों का करो,
बिजनेस पर्सन मतलब बिजनेस पर्सन, 5 रुपया करो, 10 रुपया करो, 100 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपया, लाखों का, करोड़ का, चलो करोड़ का करो, कोई इशू नहीं, बिजनेस पर्सन आप माने जाओगे। क्या मैं, मेरा 10 लाख की टर्नओवर है, मैं एक ही बार मैंने ले लिया एडवोकेट सर्विस, क्योंकि मेरा थोड़ा इशू हुआ था मेरा बिजनेस में, क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स देने के लिए रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा क्या? मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? ये सवाल आ रही है ना, जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ लेंगे। अभी हम बच्चा है जीएसटी में, जब हम एक बार मोटा मोटी चैप्टर खत्म कर लेंगे, तब हम सारा चीज को कनेक्ट कर पाएंगे, एंड जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे सप्लाई चैप्टर भी आएगी, एग्जाम्पशन चैप्टर भी आएगी, आर्सन चैप्टर भी आएगी, वैल्यूएशन चैप्टर भी आएगी, हर चैप्टर की थोड़ा तड़का लगते हुए चलेगा। अभी हम इंडिविजुअल चैप्टर में पकड़ हमारा बना रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल चैप्टर में हमारा पकड़ बना रहे हैं, हाँ या ना? ये चीज हम समझ लिए, ठीक है। ये लीगल सर्विस हो गया। तीसरा सर्विसेज क्या है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? तीसरा हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इफ एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो उसके इसमें आरसीएम लगते हुए चलेगा। चौथा नंबर क्या पॉइंट हो गया हमारा? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा? एनी पर्सन, यहाँ पे नोटिस करना, मार्क करना, तवज्जो देना, एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में, एसएस की सर्विस के केस में, एनी पर्सन टू रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, तब भी आरसीएम लगेगा, नहीं तो आरसीएम नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे एचयूएफ है, नहीं लगेगा, बोल रहे नहीं लगेगा। जो तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होगी तो आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है या फिर नहीं? यहां तक क्लियर है? जो भी पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? ये चीज अभी एक बहुत इंपोर्टेंट सर्विस हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम क्या, एक बहुत इंपोर्टेंट सर्विस पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश करूंगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर गवर्नमेंट की सर्विस पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? आपको क्या बताया था? गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट बहुत स्वार्थी होता है। गवर्नमेंट बहुत स्वार्थी होता है। क्या स्वार्थी? तो क्या होता है ना, खुद के ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना, वो नहीं लेता है। खुद के ऊपर जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हम तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कौन जीएसटी दिया नहीं दिया, किसको नोटिस भेजना है, किसके पीछे पड़ना है, कितना रेट पे जीएसटी देना है, ये इसका काम हमारा है। हम जीएसटी किसको देंगे? इसके लिए जो भी हम सप्लाई करेंगे आपको, जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को कोई एक रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर कोई एक अप्रूवल लेना है, कोई एक लाइसेंस लेनी है, एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग परमिट के लिए एक लाइसेंस होता है, एनवायरमेंट बिल्डिंग बना रहा हूँ, एनवायरमेंट क्लियरेंस लाइसेंस होता है। मैं एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग में जो फायर सर्विस मतलब फायर सेफ्टी होता है, उसका प्रॉपर इंतजाम किया गया है, इसके लिए भी लाइसेंस होती है, हर तरह का लाइसेंस होती है। सॉरी, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, हाँ या ना? गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो गया? गवर्नमेंट यहाँ पे हो गया सर्विस प्रोवाइडर, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। लाइसेंस की सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, रिसिपिएंट कौन हो गया? जो बिजनेस पर्सन। हमारा एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं दे रहा हूँ सर्विसेज, किसको दे रहा हूँ? एक बिजनेस एंटिटी को दे रहा हूँ, बिजनेस एंटिटी को लाइसेंस की सर्विस दे रहा हूँ। मान लीजिए दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है एक बिजनेस एंटिटी को लाइसेंस की सर्विस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, तरह तरह के बिजनेस गवर्नमेंट देता है। या इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स दे, गवर्नमेंट टैक्स इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस इशू करे, या फिर टैक्स इनवॉइस भी बोल सकते हो। क्या गवर्नमेंट ने टैक्स इनवॉइस दे एंड उसके ऊपर जीएसटी लगाए, फिर गवर्नमेंट को जमा कर, किसको जमा करेगा भाई? वो तो खुद तो गवर्नमेंट ही है। मेरा पैसा मैं किसको दूंगा? आपको मेरे को 500 रुपए देना है तो दो ना। मैं 500 रुपए कल होटल में खर्चा करके आ गया,
तो मेरा पैसा मैं खर्चा किया, तो गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि ये मेरा पैसा है, जो जीएसटी टैक्स अमाउंट है वो मेरा है, मैं खुद को कैसे पैसे दूं। इसीलिए जो भी मतलब कंप्लेंट्स वगैरह, पैसा तो बात अलग है, बट कंप्लेंट्स तो होना, कंप्लेंट्स क्यों होता है, ताकि रिकॉर्ड रह सके, जो भी रिकॉर्ड रह सके कि ये चीज अभी इस साल में ये सर्विस हुआ था, इतना का सर्विस हुआ था, इतना का लाइसेंस फी जमा किए थे, इतने डेट पे जमा किए थे, ये ट्रांजैक्शन नंबर ये है, ये सर्विस रहे, मतलब डिटेल रह सके गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, खुद को तो खुद पैसा नहीं दे सकता, इससे बेहतर होगा जो रिसिपिएंट है भाई, टू टैक्स पर, जो रिसिपिएंट है टैक्स पर। तो ये चीज नोटिस करना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, सॉरी एस्टेब्लिश सिर्फ ये तीनों लोग कोई सर्विस दे रही है, कोई सर्विस दे रहे हैं टू बिजनेस एंटिटी, देन ये जो सर्विस दे रहे हैं, ये जो सर्विस दे रहे हैं, इनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जो बिजनेस एंटिटी, जो रिसिपिएंट है, यहाँ बिजनेस एंटिटी नहीं लिखा, जो रिसिपिएंट होगी वो टैक्स देगी, जो रिसिपिएंट होगी टैक्स देगी। बट वहां पे 4 ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड किया गया है, 4 ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड किया गया। क्या ट्रांजैक्शन है, उसका सिनोनिम्स में बनाया हूं पार्ट। क्या PART। पी मतलब क्या हो गया, पोस्टल सर्विसेज। ए मतलब क्या हो गया, एयरक्राफ्ट एंड वेसल सर्विसेज। आर मतलब क्या हो गया, रेलवे सर्विसेज। टी मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। सर इसको आप तो सर अभी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि खुद से खुद पे करें या खुद से खुद कंप्लायंस मेंटेन करें, पर ये चीज के ऊपर आक्षेप लगाना, गवर्नमेंट को टैक्स इनवॉइस इशू करना है, गवर्नमेंट टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट रिटर्न भरेगा, सर इसका जरूरत क्यों पड़ी। गवर्नमेंट स्वार्थी होता है, हमेशा ये दिमाग में आप डाल दो, गवर्नमेंट हमेशा कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट का हमेशा स्वार्थी होता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि पोस्टल की सर्विसेज, इंडिया में बहुत आम नागरिक, बहुत छोटे छोटे लोग, हर कोई 140 करोड़ लोग पोस्टल की सर्विस यूज करते हैं। रेलवे में बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन मतलब जर्नी करते हैं, उसमें 99.99% अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जैसे आप ट्रैवल करते हो, मैं ट्रैवल करता हूँ, है ना। एंड गवर्नमेंट की बस वगैरह चलता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। एंड ट्रेनों में आप माल वगैरह भेजते हो, जैसे माल आपके गुजरात पोर्ट में गए, गुजरात में जो पोर्ट है वो पोर्ट में गए, आप फॉरेन से कुछ माल मंगाए, आपको उड़ीसा तक लेकर आना है, या फिर केरला तक लेकर आना है, या फिर तमिलनाडु तक, या फिर दिल्ली तक, कहीं पे भी लेके आना है, तो क्या करोगे आप, ट्रेन में भी लेके आ सकते हो, बाय एयरक्राफ्ट भी लेके आ सकते हो। एयर छोटा सामान है तो एयरक्राफ्ट में आ सकता है, अभी एरोप्लेन वाले भी, मतलब एयरपोर्ट वाले भी वो सर्विस दे रहे हैं कि एक चीज आपका सामान यहाँ से लेके वहां पहुंचा देंगे, है या ना। बट बड़े लेवल मतलब क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, बड़े क्वांटिटी में गुड्स है आपके पास, माल है, तो उसको कैसे करोगे, सबसे सस्ता अगर ट्रेन में डाल दो, ट्रेन में माल बाई ट्रेन होता है, वो सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट ये सर्विस भी देता है, एंड पैसेंजर की भी सर्विस देता है, एंड गवर्नमेंट का बस वगैरह भी चलता है। बस में जाओगे जैसे उड़ीसा में मोह बस चलता है, उड़ीसा में गवर्नमेंट की मोह बस चलता है, उसका नाम है मोह बस, तो मतलब उड़िया में हो गया, हिंदी में हो गया मेरा बस, नाम है मेरा बस। उसमें क्या होगी, आप जाओगे वहां पे टिकट, ऑनलाइन टिकट होती है, 5 रुपया में 5-10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लोगे, 5 रुपया में, 5 रुपया के अंदर के भी जीएसटी लगा हुआ रहता है, जीएसटी लगा हुआ रहता है। तो गवर्नमेंट तो आपको नहीं बोल सकता है, गवर्नमेंट तो रेसिपिएंट, जैसे मैं बस की सर्विस ली, मान लीजिए दिल्ली की सर्विस, दिल्ली से गाजियाबाद जाना है और नोएडा जाना है, मान लीजिए क्या एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, दिल्ली से नोएडा जाना है, मैं मेट्रो टिकट बुक की, उसमें सप्लायर कौन हो गया, दिल्ली मेट्रो हो जाएगी सप्लायर, रेसिपिएंट मान लीजिए मैं हो गया कानन, रेसिपिएंट हो गया कानन, इसके ऊपर आक्षेप लगाएगा तो कानन जीएसटी पे करेगा। मैं एक बार जर्नी कर रहा हूँ, मैं 5-10 रुपया वहां पे पे किया, क्या उसके लिए मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम आगे चल के रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, वहां पे बकायदा लिखा गया है कि अगर आपको आरसीएम के बेसिस पे टैक्स देने की नौबत आ रही है, अगर आप ऐसा सर्विस दे रहे हो जिसके ऊपर, ऐसा सर्विस ले रहे हो जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
10 लाख, जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का लिमिट है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके ऊपर आरसीएम लग रहा है एंड आपके आरसीएम के बेसिस पे आपको टैक्स देना बन रहा है, तो आपके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कंडीशन लग जाती है। आप 500 रुपए का धंधा कर रहे हो, 5,000 की कर रहे हो, 5 लाख की कर रहे हो, लिमिट होता है ना 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, डिफरेंट टू डिफरेंट स्टेट। हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। मान लीजिए आपकी सेल से 2 लाख, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे अगर आपके ऊपर आरसीएम बेसिस पे टैक्स देने की नौबत आ जा रही है, आरसीएम बेसिस में टैक्स देने की नौबत आ रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है आपके ऊपर, है या ना। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि मान लीजिए दिल्ली मेट्रो मेरे को सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विसेज, यहाँ पे हो गया ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विसेज, एंड मैं आरसीएम बेसिस में टैक्स देना मेरा बन रहा है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो क्या? ये फिजिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, एक बार मेट्रो में जर्नी के लिए, या फिर एक बार बस में ट्रैवल कर लिया, तो इसलिए मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एंड इसको भी लॉस भी नहीं कर सकते। मेट्रो में हजारों में ट्रांजेक्शन होती है हर डे, पर डे हजारों में ट्रांजेक्शन होता है, करोड़ में धंधा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स होता है। रेलवे वाले सर्विस देते हैं, रेलवे में कितने यात्री ये यात्रा करते हैं, कितने यात्री यात्रा करते हैं, बहुत लोग, बहुत यात्री यात्रा करते हैं, हाँ या ना। अगर हर यात्री के ऊपर ये लगा देंगे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट को जाके मारेंगे, भाई तू क्या कर रहा है, हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे ये ट्रेन में जर्नी के लिए, ट्रेन में यात्रा करने के लिए, हाँ या ना। आपको समझ में आ रही है फिर नहीं? आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जो चुनिंदा सर्विसेज है जिसमें आम लोगों की बहुत ही मतलब पार्टिसिपेशन है। पोस्ट की सर्विस हर कोई यूज करता है, ट्रेन की यात्रा हर कोई करता है, गरीब से गरीब करता है, अमीर से अमीर करता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन मो बस हो गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, गवर्नमेंट वो बसेस वगैरह हो गया, हर कोई यूज करता है, हाँ या ना। एंड एयरक्राफ्ट वाला सर्विस है, जैसे आप जाओगे एयरपोर्ट में, जाओगे एयरपोर्ट में, आप कभी जाना, कभी आप फ्यूचर में ट्रैवल किए होंगे या फिर ट्रैवल करोगे, वहां पे सीआरपीएफ वाले रहते हैं, सीआरपीएफ सीआरपीएफ वाले रहते हैं। तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपके एक बार जो बैग लेके जाते हैं उसको चेक करते हैं, आपका पर्सनल चेक भी 1-2 बार होता है, जो सामान लेके जाते हैं उसका भी चेक होता है। वहां पे सीआरपीएफ वाले रहते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, वो जो भी है सीआरपीएफ वाले रहते हैं, वो चेक करते हैं उस आपके क्या दे रहे हैं। सीआरपीएफ किसका बंदा है? सीआरपीएफ किसका बंदा है बताओ, किसका बंदा है सीआरपीएफ? सेंट्रल गवर्नमेंट की बंदा है। सीआरपीएफ जो सर्विस दे रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहार में दे रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बिहार में दे रहा है। किसको दे रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो गवर्नमेंट ने यहां पे ये बोला कि ये जो सर्विस दिया जा रहा है इसके ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी टैक्स नहीं देगा, इसके ऊपर टैक्स हम देंगे, टैक्स हम देंगे। एयरक्राफ्ट हो गया या फिर वेसल हो गया, पानी में चलता है वेसल, एंड हवाई जहाज जो बोलते हैं एयरक्राफ्ट, ये दोनों एयरक्राफ्ट एंड वेसल। एंड तो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पैसेंजर तो आ गया, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर तो आ गया बाय रोड, ये तो आ गया। ट्रेन तो रेलवे हो गया, ट्रेन तो आ गया। मतलब हर तरह की जो मतलब होता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना भी मोड होता है, वेसल, एयरक्राफ्ट, रोड एंड रेलवे एंड एडिशनल पोस्टल, ये चीज अगर गवर्नमेंट ने दे रही है, ये चीज अगर गवर्नमेंट दे रही है, किसको? रिसिपिएंट। गवर्नमेंट बन रही है सप्लायर, तो रिसिपिएंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोल रहा है भाई रुक जा रुक जा रुक जा, पोस्टल चार्जेस कितना भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो मेरा टैक्स अमाउंट नुकसान हो जाएगा, तो इससे बेहतर कि मैं मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं, इससे बेहतर है कि मैं मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं एंड मैं टैक्स देता हूं, मैं कंप्लेंट कर लूंगा भाई, बट मेरा जीएसटी अमाउंट नहीं जाना चाहिए, बट मेरा जीएसटी अमाउंट नहीं जाना चाहिए, मालिक मेरे को रक्षा करिए, जीएसटी अमाउंट नहीं जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया, कायदे से बोल दिया, ये सर्विस दे रहे हैं तो हम टैक्स दे देंगे, ऐसा इशू नहीं, हम देंगे, हम अच्छे आदमी है यहाँ पे दे देंगे, बाकी चीज में नहीं देंगे, बाकी चीज में बोल देंगे तो रिसिपिएंट दे, बाकी चीज में बोल देंगे रिसिपिएंट दे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे मजबूरी है गवर्नमेंट की, क्योंकि पोस्टल सर्विस हर कोई यूज करता है,
रेलवे में यात्रा मतलब ट्रेन में यात्रा हर कोई करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बसेस की सर्विस, गवर्नमेंट बसेस की सर्विसेज हर कोई यूज करता है। तो गवर्नमेंट यहाँ तो भारी नुकसान हो जाएगी। गवर्नमेंट बोला इसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे, जितना भी जीएसटी अमाउंट होगा हम कलेक्ट कर देंगे, रिटर्न भर देंगे, सब सारा कुछ कर देंगे इसके ऊपर। एंड और एक चीज है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको क्यों इंक्लूड किया गया, इसका लॉजिक बताता हूँ। गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा लैंड है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारा प्राइवेट संस्थाओं को क्या करता है, भाड़ा पे लगाता है, लैंड करता है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ले लो, रेंटिंग कर देता है। इमूवेबल बिल्डिंग वगैरह बना के उसको रेंट कर देता है। गवर्नमेंट का बहुत बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है। आप जैसे मान लीजिए उड़ीसा में है, मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे है। आप भुवनेश्वर आ रहे हो, जो उड़ीसा का कैपिटल है, भुवनेश्वर आ रहे हो, वहां पे गवर्नमेंट अभी एक प्रपोजल लेके आई है कि वहां पे वो बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। जो भी मेडिकल केसेस में आ रहे हैं एंड इमरजेंसी में आ रहे हैं, भुवनेश्वर आ रहे हैं, एंड उनके पास जैसे बड़े लोग हो तो होटल में रह लेंगे, होटल में रह लेंगे। छोटे छोटे आदमी जो मेडिकल केसेस में जाते हैं, जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मेडिकल में ही सोते हैं, जगह नहीं होता है सोने के लिए। गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा कि हम हर मेडिकल या फिर भुवनेश्वर के ऊपर एक बड़ा बड़ा टावर बनाएंगे। बड़ा बड़ा टावर, टावर मतलब बिल्डिंग, बहुत लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लोर्स होंगे वहां पे, उसको बोलते हैं बड़े टावर बोलते हैं। बहुत संख्या के टावर बनाएंगे। वहां पे क्या होगा, भाड़ा पे लगाएंगे, 200-300 रुपया दोगे, नाइट स्टे कर लोगे। 100-200-300 रुपया दोगे, वहां पे नाइट स्टे कर लोगे। ये क्या हो गया, रेंट कर रहा है ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है बताओ, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रेंट कर रहा है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट रेंट कर रहा है तो भाई मैं छोटा आदमी, मैं मेडिकल केसेस में आई थी, या फिर मैं जैसे मेरे को जाना है ट्रेन में, मैं ट्रेन में कल मतलब एकदम प्रातः काल में जाना है, 4 AM में जाना है। मैं आज रात से जब नहीं करूंगा, मेरा भुवनेश्वर से ट्रेन है, मेरा घर बहुत दूर है, 100 किलोमीटर मेरे को यात्रा करना पड़ेगा टू रीच द भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में पहुंचने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पिछले रात ही चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा सुबह प्रातःकाल में 4 AM में 4 AM में मेरा ट्रेन है, भुवनेश्वर से छोड़ेगी, हाँ या ना, डिपार्चर करेगी भुवनेश्वर से। तो मैं लास्ट नाइट में चला जाऊंगा, पिछले रात, तो जाके कहाँ रहूंगा, तो रहने के लिए वो गवर्नमेंट है ना वहां पे गवर्नमेंट दे देगी आपको, किराया दे देगी, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मेरे से तो टैक्स नहीं ले सकता, मेरे को तो नहीं बोल सकता तू जाके गवर्नमेंट को पे कर, तू जाके उड़ीसा गवर्नमेंट को अपना हिस्सा पे कर, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना हिस्सा पे कर। मान लीजिए 200 रुपया की है, 18 रुपया CGST, 18 रुपया SGST पे कर। ये तो गवर्नमेंट नहीं बोल सकता, टोटल 236 गवर्नमेंट तो ये नहीं बोल सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला, इसी केसेस में हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, एंड इसके ऊपर जो भी GST बनेगा, हम एक अच्छे बच्चे बन के गवर्नमेंट GST अमाउंट पे कर देंगे, रिटर्न भी भर देंगे, एंड जितना भी कंप्लेंसेस होती है उसको पूरी कर देंगे। गवर्नमेंट के यहाँ पे मजबूरी होता है, गवर्नमेंट ये मतलब हेडेक ना लेता तो बहुत मोटा अंक की रेवेन्यू लॉस होती है, बहुत मोटा अंक की रेवेन्यू लॉस होती है, रेवेन्यू की नुकसान होती है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोला कि मैं GST पे कर दूंगा। आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया गवर्नमेंट ने क्या बोला। एंड ये जो 4 ट्रांजेक्शन है, पार्ट एंड रेंटिंग कुल मिला के 5 ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगी, गवर्नमेंट खुद टैक्स करेगी, ना कि रेसिपिएंट। क्या क्या सर्विस है, पार्ट, मैंने आपको याद रखाने के लिए क्या लिखा, PART, P मतलब पोस्ट, आर मतलब एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, रेंट मतलब रेलवे की सर्विसेज, टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, है ना। ठीक है, एक बार रीडिंग देते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। हमारा 5वां नंबर सर्विसेज, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग, पहले ये एक्सक्लूडिंग वाला बाद में पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी, टू ए बिजनेस एंटिटी। रिसिपेंट कौन होगा, बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस एंटिटी। जैसे यहाँ पे पढ़े थे ना स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, सॉरी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज में, कोई भी बिजनेस एंटिटी, वैसे गवर्नमेंट बोल दिया कोई भी बिजनेस एंटिटी। अब ऑब्वियसली एक बार
अपना थर्ड लगाइए, अपना थर्ड लगाइए। गवर्नमेंट क्या चाहता है कि मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी ना है, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना है। तो गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा है कोई भी बिजनेस एंटिटी मेरे से सर्विस ले रहा है, वो बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा। मैं नहीं दे पाऊंगा, वो बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा, है या ना? कौन टैक्स देगा? वो बिजनेस एंटिटी, वो बिजनेस एंटिटी क्या करेगी? वो बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी। तो ऑब्वियसली आपको तो ये रेशनल है, मतलब जेन्युइन सा है ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आ गया। तो आप रेसिपिएंट जो गवर्नमेंट के सर्विसेज है वहां पे रेसिपिएंट कौन होगी आरसीएम के लिए? एनी बिजनेस एंटिटी। सप्लायर कौन होगी? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। बट ये चीज आप नोटिस करना, ये 5 चीज आपको याद रखना। आप ऐसे याद करो, कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, एज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट बोलूंगा तो आप ये चीज समझ लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। किसको सर्विस दे रहे? बिजनेस एंटिटी को। ये 5 चीज छोड़ के पार्ट पार्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रहा है, आर। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पर्सन्स ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। पोर्ट हो गया वेसल के लिए, मतलब वेसल की सर्विस कहाँ पे देंगे? पोर्ट में देंगे ऑब्वियसली। एयरक्राफ्ट की सर्विस कहाँ देंगे? एयरपोर्ट की, एयरक्राफ्ट की सर्विस कहाँ देंगे? एयरपोर्ट में देंगे एयरक्राफ्ट की सर्विसेज, हवाई जहाज, हाँ या ना? एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, यहाँ पे दोनों है, गुड्स और पैसेंजर। बट यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़े थे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जीटीए के सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओनली। ये बारी बारी की चीज नोटिस करना, ये बाहर ये चीज में एग्जामिनर प्ले करता है, एग्जामिनर यही चीज से प्ले करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट वाला सर्विस में, गवर्नमेंट वाला सर्विस में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पैसेंजर बोथ है, गुड्स और पैसेंजर, कोई भी, चाहे तो गुड्स का सर्विस दे रहा है या फिर पैसेंजर का सर्विस दे रहा है, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो दे रहा है, कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, टू एनी बिजनेस एंटिटी। अगर कोई बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो इसके ऊपर आरसीएम लगते हुए चलेगा, इसके ऊपर आरसीएम लगते हुए चलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट के रिलेटेड, वो गवर्नमेंट के सर्विस के रिलेटेड एक और पॉइंट बाद में इंसर्ट किया 5A। क्या बोल रही है? सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और द लोकल अथॉरिटी, excuse me, by way of renting of immovable property to a person registered under the Central Goods and Services Tax, to any person registered under this act। अगर अगर ये चीज तो वहां पे है, ये चीज तो मैंने एक्सेप्शन के लिए ये एक्सेप्शन लिख दिया। यहाँ पे दोबारा बोल रहा है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए पर्सन रजिस्टर्ड इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगी आरसीएम के बेसिस पे, रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा आरसीएम के बेसिस पे, ठीक है। ये 6 चीज, 5 और 5 है, 1 2 3 4 5 एंड 5 है, ये चीज हम पढ़ लिए। इसको एक बार रिवाइज करते हैं, जाने से पहले थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करेंगे आगे से हम रिवाइज करेंगे, फिर नया सर्विसेज पे जाएंगे, ठीक है। क्या है वो सर्विसेज? क्या है वो सर्विसेज? पहले पढ़े ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, बाय सप्लायर कौन होगा? जीटी होगी। रिसिपिएंट कौन होगी? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फार्म, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल एक्शन पर्सन, ये हो गया। एंड लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, फार्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट टू एनी बिजनेस एंटिटी, टू एनी बिजनेस, ये नोटिस करना, एनी बिजनेस एंटिटी। एंड उसके बाद क्या पढ़े हम? आर्बिट्रार की सर्विसेज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा था? एनी बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे नोटिस करना, आर्बिट्रल की सर्विस एनी बिजनेस एंटिटी। एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दे रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, इनको दे रहे हैं तो आरसीएम लगेगी। एंड गवर्नमेंट की सर्विस किसी को दे रहे हैं? एनी बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी कहाँ कहा गया? कोर्ट, कोर्ट तो बिजनेस एंटिटी को ही सर्विस देता है, तो उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वहां पे हमेशा ही बिजनेस एंटिटी होगा, ये चीज याद रख लीजिए। स्पॉन्सरशिप के केस में बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, ये चीज नोटिस करना, यहाँ पे एग्जाम बहुत बार प्ले करता है।
स्पॉन्सरशिप के केस में सप्लायर जो होगी एनी पर्सन होगी एंड रेसिपिएंट जो होगी एनी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एंड एडवोकेट की सर्विस में एनी बिजनेस एंटिटी। जो 5 सर्विस, अब 6 सर्विस पड़े हैं, तो 4 में एनी बिजनेस एंटिटी, 4 में एनी बिजनेस एंटिटी, मतलब लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट एंड पार्टनरशिप फर्म, सॉरी फर्म ऑफ एडवोकेट एंड दूसरा हो गया हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तीसरा हो गया हमारा गवर्नमेंट एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। ये जो सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स देगा। बाकी स्पॉन्सरशिप के केस में बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ये चीज। नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, नेक्स्ट क्लास से बैठने से पहले ये एक बार रिवाइज करिए एंड इफ पॉसिबल दीवार में चिपका दीजिए। ये इसका मैं जब पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ा दूंगा, आपने आपसे एक समरी बना के एआई से भी पूछ सकते हो, एंड नहीं तो आप मेरे को भी कमेंट डाउन से ये कर सकते हो। मैं खुद बनाओगे तो बेहतर रहेगा, खुद बनाओगे तो बेहतर रहेगा कि आप कौन सी पॉइंट को कहाँ लिंक किए हो। मैं बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से बनाऊंगा, तो आप खुद समझ के बनाओगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगी आपके लिए। बना के दीवार पे चिपका दीजिए एंड जाते समय आते समय नजर डालते रहिए कि ये चीज है, ताकि हमेशा ये चीज रहे कि हाँ यहाँ भी ये ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है। जैसे स्पॉन्सरशिप के केस में बॉडी कॉर्पोरेट एंड फार्म इज इंक्लूडेड, रिसिपेंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट एंड फार्म, तभी आरसीएम लगेगी। एंड सप्लायर एनी पर्सन होगी। तो ये चीज कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो अभी हम ये चीज हम रोज देखेंगे तो हमको परमानेंट के लिए ये चीज याद रह जाएगी हमेशा के लिए, है या ना। आई होप ये जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगी होगी एंड आपको समझ में आया होगा जो भी कंसेप्ट समझाया गया इस लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है एंड आपको कुछ भी फायदा मिल रही है लेक्चर में, जेन्युइन फायदा मिल रही है, आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए जितना हो सके। एंड आप जिस ग्रुप में हो वहां पे ये कंटेंट या फिर ये लेक्चर शेयर कर लीजिए, ताकि रीच हमारा बढ़ सके एंड ज्यादा बच्चों को हम हेल्प कर सके। एंड आगे फ्यूचर में हम रिवीजन लेक्चर लेके आ रहे हैं, हम एमसीक्यू रिवीजन लेके आ रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बैच लेके आ रहे हैं। एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने के बाद वो शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ठीक है। वो जब लेक्चर शुरू हो जाएगी ताकि सब लोगों को फायदा मिले, जो मतलब चाहता है, जेन्युइन बच्चे नीड चाहता है कि वो मेरे को हेल्प मिले, तो ये लेक्चर से उनको हेल्प मिल सकता है। आप एक थोड़ा सा शेयर आपको उनको हेल्प करेगा, है ना, ठीक है। इसके साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।